अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने बात करनी है सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है मूवमेंट इन प्लांट्स। तो पहली बात तो मूवमेंट होती क्यों है? मूवमेंट होती है क्योंकि कोई भी जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस कहते हैं एनवायरनमेंट में चेंज आने को। तो जब भी स्टिमुलस मिलता है किसी भी प्लांट के सेल को तो उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, उसके अंदर इरिटेशन पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट नहीं मिल रही है या लाइट एक्सेसिव मिल रही है तो उसके अंदर इरिटेशन पैदा होगी। इस इरिटेशन को दूर करने के लिए, इस इरिटेशन को कम करने के लिए प्लांट जो है वो या तो इसकी तरफ जाना शुरू करेगा या इससे अवे जाना शुरू करेगा, यानी प्लांट का जो पार्ट है उसके अंदर मूवमेंट आपको नजर आएगी। अब प्लांट जो है वो लोकोमोट नहीं करते। मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क क्या होता है? मूवमेंट जो है वो सेलुलर लेवल पर भी हो सकती है और ऑर्गन लेवल पर भी हो सकती है। सेलुलर लेवल पे क्या होती है, सेल के अंदर से कोई चीज़ बाहर चली जाए या बाहर से कोई चीज़ अंदर आ जाए तो ये भी मूवमेंट कहलाती है। ऑर्गन लेवल पे क्या हो सकती है, प्लांट का कोई पार्ट है जैसे कि रूट है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, तो इसे हम मूवमेंट कहते हैं। कोई स्टेम है, उसके अंदर से ब्रांचेस निकल रही हैं या वो कर्ल हो रहा है या लीव्स जो हैं वो खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो ये मूवमेंट के अंदर आती हैं। लोकोमोशन की जब हम बात करते हैं तो लोकोमोशन प्रॉपर्टी है एनिमल्स की। लोकोमोशन का मतलब होता है एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पर जाना, तो ये लोकोमोशन एनिमल्स की प्रॉपर्टी होती है। प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं होती बल्कि मूवमेंट होती है। तो हमने डिस्कस करना है कितनी तरह की मूवमेंट होती है और किन किन तरीक़ों से होती है और क्या क्या उसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे पास प्लांट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मैंने बताया कि ये होता है चेंज इन द एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी चेंज आ सकता है, प्लांट की बॉडी के बाहर कोई चेंज आ रहा है, लाइक टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लाइट मिल रही है नहीं मिल रही है, ग्रेविटी है, केमिकल है, पानी है, और प्लांट की बॉडी के अंदर भी कोई ना कोई स्टिमुलस जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, लाइक हार्मोन है कोई या केमिकल है कोई जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस के चेंज कहाँ आ रहा है उसकी बेसिस में हमारे पास दो तरह की मेन मूवमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी? एक है हमारे पास ऑटोनॉमिक जिसे स्पॉन्टेनियस भी कहते हैं, और एक है हमारे पास इंड्यूस या जिसे पैराटोनिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं ऑटोनॉमिक क्या होती है। तो भाई ऑटोनॉमिक मूवमेंट वो है कि जिसके अंदर जो स्टिमुलस आता है, जो मैसेज आता है, जो एनवायरनमेंट में चेंज आता है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है, एक्सटर्नल में नहीं। यानी हर वो मूवमेंट जो अंदर की बेचैनी की वजह से हो, प्लांट के अंदर अगर कोई बेचैनी हो रही है और उसकी वजह से प्लांट मूवमेंट शो कर रहा है तो ऐसी मूवमेंट कहलाती है ऑटोनॉमिक या ऐसी मूवमेंट कहलाती है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। सिंपल सी मैं एग्जांपल दूं अगर आपको एनिमल से, तो खाना खाना, ठीक है, खाने की तरफ बढ़ना। अब इसके लिए जो स्टिमुलस है वो दो हो सकते हैं, या तो अंदर से गुड़गुड़ की आवाज़ें आ रही हैं आपके पेट में से क्योंकि पेट खाली हो गया है, तो ये स्टिमुलस कहाँ से आया, ये मैसेज अंदर से आया है, ठीक है। या आपका पेट भरा हुआ भी था लेकिन आपने कोई चीज़ देख ली, किसी को कोई चीज़ खाते हुए देख ली और आप जो है वो उसकी तरफ मूव करने लगे, ये स्टिमुलस अंदर से नहीं आया, ये स्टिमुलस बाहर से आया है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर अंदर के स्टिमुलस पे प्लांट मूवमेंट शो करे तो वो कहलाती है ऑटोनॉमिक। इसकी दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक को हम कहते हैं ग्रोथ एंड कर्वेचर और एक कहलाती है हमारे पास टर्गर। पहले मैं टर्गर बता दूं, टर्गर बहुत आसान है। टर्जिडिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। ये हमारे पास एक सेल है और ये इसके अंदर प्लांट का सेल है और इसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल है। अब ये प्लांट का सेल, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है, ठीक है। जब ये क्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज बनाता है तो ये ग्लूकोज जमा हो जाता है सेल के अंदर। ग्लूकोज एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट ऐड करने की वजह से इसका सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाता है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? पानी को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। तो बराबर वाले सेल में जो पानी है वो इस सेल के अंदर आने लगता है। जब इस सेल के अंदर पानी आएगा तो वो पानी जमा होने लगेगा वैक्यूल में, जिसकी वजह से वैक्यूल का साइज बड़ा हो जाएगा और ये वैक्यूल अंदर से एक प्रेशर अप्लाई करने लगेगा जो कि इस सेल की वॉल्स को टफ कर देगा, हार्ड बना देगा, रिजिड बना देगा। सेल की ये हालत जो है ये कहलाती है टर्जिड और ये प्रोसेस कहलाता है टर्जिडिटी, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करने में और मूवमेंट करने में हेल्प करता है। कैसे? ये हमारे पास एक स्टेम है और ये इसका एक लीफ है, ठीक है। इसकी हालत ये है, मुरझाया हुआ है अभी। जैसे ही आप इसे इस प्लांट को पानी देंगे तो वो पानी मूव करके जाएगा इसके सेल के अंदर, और जब इसके लीव्स सारे सेल्स के अंदर लीफ के पानी चला जाएगा तो ये लीफ जो है ये इस तरह का हो जाएगा। तो बेसिकली मूवमेंट हो गई, पहले इस कंडीशन के अंदर था, अब ये मूव करके इस कंडीशन के अंदर आ गया। तो ये मूवमेंट जो टर्जिडिटी की वजह से होती है, टर्जिडिटी के अंदर सेल का साइज जो है वो बड़ा या कम होता है ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ वाटर, पानी के अंदर आने की वजह से और बाहर जाने की वजह से, ये मूवमेंट कहलाती है टर्गर मूवमेंट। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं ये ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट क्या है। तो नाम से समझ आ रहा है कि ग्रोथ के साथ साथ कोई कर्व आएगा। ये क्यों होती है? ये होती है डिफरेंस इन द रेशियो की वजह से।
प्लांट का कोई एक पार्ट है, उसके दो साइड्स हैं, ठीक है, ये एक पार्ट है जिसके ये दो साइड्स हैं, ये सपोज कर लें ये स्टेम है, या सपोज कर लें ये रूट है, तो ये इसका ये राइट साइड हो गया, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड हो गया। तो इन दोनों साइड्स में अगर ग्रोथ का जो रेट है, ग्रोथ की जो स्पीड है वो अनइक्वल होगी, तो उसकी वजह से होगा ये कि ये जो प्लांट का पार्ट है ये कर्व हो जाएगा। तो ये मूवमेंट कहलाती है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। कौन से पार्ट्स के अंदर? स्टेम है, रूट है, टेंड्रिल्स हैं, बर्ड्स हैं और लीव्स हैं। अब इसकी दो टाइप है, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट दो तरह की होती है। एक होती है नटेशन। नटेशन किस में होती है? यंग स्टेम के अंदर। तो ये बहुत आसान है। ये हमारे पास एक स्टेम है, ठीक है, ये पतला सा स्टेम है, इसके ये दो साइड है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अब ये दोनों के अंदर बराबर ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ये हमारा बेस लाइन है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 घंटे के अंदर इसके अंदर ये ग्रोथ हुई और इस साइड के अंदर भी ये ग्रोथ हुई। जब दोनों तरफ बराबर ग्रोथ होगी तो ये सीधा चलता जाएगा, ठीक है, ये 1 घंटा था, ये दूसरा घंटा है, इसके अंदर भी दोनों में बराबर ग्रोथ हो रही है, तो जब तक बराबर ग्रोथ होगी ये सीधा चलता रहेगा। अब ये तीसरे घंटे के अंदर देखें हुआ क्या कि ये जो राइट साइड है इसके ऊपर ज़्यादा ग्रोथ हो गई और ये जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, इसके ऊपर कम ग्रोथ हुई। इसके बाद दोबारा अगर ऐसा होगा कि राइट साइड पे ज़्यादा ग्रोथ हो, लेफ्ट साइड पे कम ग्रोथ हो, तो ये होगा ये कि ये जो पार्ट है ये इस तरफ मूव करने लगेगा और ये पार्ट इस तरफ मूव करने लगेगा, जिसकी वजह से इस स्टेम के अंदर कर्व आ जाएगा। ये वाला साइड ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ये वाला साइड कम ग्रो कर रहा है, तो ये कर्व हो जाएगा। इस टाइप की जो मूवमेंट है, जो डिफरेंस इन द रेशियो ऑफ ग्रोथ की वजह से आती है, ये कहलाती है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। और ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट में स्टेम के अंदर ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती है, ये कहलाती है नटेशन। तो अगर आपने बेलें देखी हैं जो जिगजैग मूव करती हैं, ये अगर एक बेल है, ये अगर एक बेल है जो सीधी जा रही थी, उसके बाद ये खुद ब खुद यूं मूव करने लगी, उसके बाद ये खुद ब खुद यूं मूव करने लगी, तो हो क्या रहा है, ये जब तक ये सीधी जा रही थी दोनों तरफ बराबर ग्रोथ थी, उसके बाद इस तरफ की ग्रोथ बढ़ गई, तो ये इस तरफ कर्व होने लगा और ये यहाँ से ही मुड़ गया। उसके बाद यहाँ की ग्रोथ बढ़ गई, ठीक है, यहाँ की ग्रोथ कम हो गई, तो ये अनइक्वल ग्रोथ की वजह से, अनइक्वल ग्रोथ रेट की वजह से ये जिगजैग जो है वो मूवमेंट पैदा होती है। सरगम नटेशन किसे कहते हैं? अगर ग्रोथ रेट जो है वो इतना ज़्यादा अनइक्वल हो कि वो पूरा सर्कल, कहाँ चला जाता है, अगर ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो कि वो पूरा सर्कल करके वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ जाए, अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम जाए, तो ये सरगम नटेशन कहलाता है। जैसे कि ये है, ये सीधा जा रहा था, ठीक है, उसके बाद यहाँ की ग्रोथ बढ़ गई और ये घूमना शुरू हुआ और घूम के ये वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है, तो ये कहलाती है सरकम नटेशन। सरकम नटेशन के अंदर अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है वो पूरा घूम जाता है। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ भाई, मूवमेंट ऑफ क्लाइंबर। ये जो हमारी बेलें होती हैं, जो आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या करते हैं, रस्सी बांध के या फिर धागा बांध के या फिर कोई लकड़ी लगा देते हैं बेलों के अराउंड, तो वो बेलें उसके ऊपर चढ़ती चली जाती हैं। तो ये जो है ये ग्रोथ एंड कर्वेचर की एग्जाम्पल है, और ये जो स्टेम के अंदर हो रही है इसको हम नटेशन कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नास्टिक मूवमेंट। क्या होती है नास्टिक मूवमेंट? आपको दो जगह नजर आएगा, एक यहाँ पर और एक आगे। अब ये नास्टिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, ये मूवमेंट होती है दो हमारे, अच्छा वहां पर क्या हो रहा था, एक प्लांट के दो साइड्स थे, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड, एक ही ऑर्गन के दो साइड। यहाँ पर क्या है, अपर और लोअर साइड की बात हो रही है, राइट एंड लेफ्ट की बात नहीं हो रही, बल्कि डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है अपर एंड लोअर साइड के ऊपर, दो ऑपोजिट साइड के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लीफ है, ये हमारे पास एक लीफ है, ये आपको बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है, ठीक है, ये इसकी अपर सरफेस है, और अगर नीचे से देखेंगे तो ये इसकी लोअर सरफेस है। चूंकि इसकी दोनों सरफेसेस जो हैं उनका जो रेट है ग्रोथ का वो बराबर है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा बिल्कुल फ्लैट फ्लैट ग्रो कर रहा है। अगर ऐसा हो कि इसकी अपर सरफेस का रेट बढ़ जाए तो ये ऊपर की तरफ कर्ल होने लगेगा, और अगर इसकी लोअर सरफेस का रेट जो है वो अपर सरफेस के रेट से बढ़ जाएगा तो ये नीचे की तरफ कर्ल होने लगेगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी हुई है, कहाँ गया, कॉइल्ड लीव्स ऑफ फर्न, ठीक है, ये मैं दिखाता हूं। तो ये अगर आप देखें, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है नास्टिक मूवमेंट की, और इसके अंदर हो क्या रहा है, देखें ये जो पूरा पार्ट जा रहा था, इसकी जो लोअर सरफेस है उसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो गया और अपर सरफेस का ग्रोथ रेट कम हो गया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा कर्ल हो गया है। तो ये अपवर्ड कर्ल जो हो रहा है ये इस वजह से है कि लोअर सरफेस का ग्रोथ रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपर सरफेस। अगर ये डाउनवर्ड कर्ल हो रहा है इसका मतलब अपर सरफेस का ग्रोथ रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस। तो इसके लिए टर्म्स भी यूज़ होती हैं। अगर फास्टर ग्रोथ हो रही है अपर साइड पे तो ये कहलाता है एपिनास्टिक, और अगर फास्टर ग्रोथ हो रही है
लोअर साइड पे, तो ये कहलाता है हाइपोनास्टिक। तो अगर मैं इसमें से आपसे पूछूं कि ये किसकी एग्जाम्पल है, तो ये हाइपोनास्टिक की एग्जाम्पल है, क्योंकि फास्टर ग्रोथ हो रही है लोअर साइड के ऊपर, जिसकी वजह से कर्ल जो आ रहा है वो अपवर्ड आ रहा है। तो अभी तक हमने जो भी मूवमेंट्स पढ़ी हैं, ये वो मूवमेंट्स हैं कि जिनके अंदर स्टिमुलस जो आता है वो अंदर से आता है, स्टिमुलस बाहर से नहीं आया। और वो स्टिमुलस क्या होता है, वो स्टिमुलस बेसिकली हार्मोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट आ रही है नोटेशन में, ये बेसिकली एक हार्मोन की वजह से होती है, उसका नाम है ऑक्सिन। ये ऑक्सिन जो है ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो ये हार्मोन की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती है। अगर ये सीधा जा रहा था और इनकी ग्रोथ रेट में चेंज आ गया, तो जिस साइड पे ग्रोथ रेट ज़्यादा है वहाँ पर ऑक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और जहाँ पे ग्रोथ रेट कम है वहाँ पे ऑक्सिन कम प्रोड्यूस हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो एपिनास्टी है या ये जो हाइपोनास्टी है, ये भी यही हार्मोन्स करवाते हैं। यही हार्मोन जिसका नाम ऑक्सिन है ये करवाता है एपिनास्टी, ठीक है, ये एपिनास्टी करवाता है, और ये जो हाइपोनास्टी है ये करवाता है गिबरेलिन। तो सपोज कर लें कि अगर इन दोनों का अमाउंट जो है वो बराबर है तो लीफ बिल्कुल सीधा रहेगा। अगर ऑक्सिन का अमाउंट बढ़ गया तो एपिनास्टी हो जाएगी, यानी फास्टर ग्रोथ ऊपर की तरफ से होगी, तो लीफ नीचे की तरफ कर्ल हो जाएगा। और अगर गिबरेलिन का अमाउंट बढ़ जाए तो हाइपोनास्टी हो जाएगी, यानी फास्टर ग्रोथ नीचे की तरफ से होगी और लीफ ऊपर की तरफ कर्ल हो जाएगा। तो ये तो हो गई ऑटोनॉमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जिनके अंदर बेचैनी प्लांट को अंदर से होती है। अब हम वो मूवमेंट पढ़ने वाले हैं कि जिसके अंदर जो स्टिमुलस आता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी जो मैसेज आता है या जो चेंज आता है एनवायरनमेंट के अंदर वो बाहर वाले एनवायरनमेंट के अंदर होता है। तो इसकी वजह से जो मूवमेंट होगी वो कहलाएगी इंड्यूस मूवमेंट, या इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है पैराटोनिक मूवमेंट। अब ये जो स्टिमुलस हैं, चूंकि ये बाहर से आ रहे हैं तो बाहर से तो हार्मोन आएगा नहीं। बाहर से क्या आ सकती है, लाइट है, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, वाटर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई केमिकल हो सकता है, और ग्रेविटी हो सकती है। तो इनकी बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। अब इस पैराटोनिक के अंदर फर्दर 2 डिवीजन्स हैं। देखें, पैराटोनिक का मतलब है कि जो स्टिमुलस आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, ठीक है। अब अगर उस स्टिमुलस की एक अदर डायरेक्शन होगी और जो मूवमेंट होगी वो उस डायरेक्शन में हो या उस डायरेक्शन से अवे हो, तो ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है ना, ये कहलाती है ट्रॉपिक मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई आवाज़ दे, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई आवाज़ दे और मुझे आवाज़ पीछे से आए, तो ये स्टिमुलस किसी एक डायरेक्शन से आया, ठीक है, मुझे समझ आ रहा है, पीछे से आवाज़ आ रही है। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, तो ये वाली मैं जो भी मूवमेंट करूंगा ना अब आवाज़ के बाद, वो मूवमेंट कहलाएगी ट्रॉपिक। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शनल होगी। क्या मतलब, या तो मैं उस आवाज़ देने वाले की तरफ जाऊंगा, तो मैं स्टिमुलस की तरफ जा रहा हूँ, तो जब स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होती है तो ये पॉजिटिव मूवमेंट होती है। और अगर मैं उस आवाज़ को इग्नोर करके अपने काम पे चला जाऊँ, आगे की तरफ चला जाऊँ, तो ये मैं स्टिमुलस से दूर जा रहा हूँ, तो ये मूवमेंट कहलाती है नेगेटिव। तो ट्रॉपिक का मतलब ये है कि जो स्टिमुलस आएगा, जो चेंज आएगा, वो किसी एक डायरेक्शन से आएगा, और जो मूवमेंट होगी वो भी डायरेक्शनल होगी, यानी या तो स्टिमुलस की तरफ होगी या स्टिमुलस से अवे होगी। ये भी समझ आ जाएगा आपको। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं ये यूजुअली उन पार्ट्स के अंदर होती हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल हो। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब होता है सिलेंड्रिकल, यानी जिसे अगर काटा जाए, ठीक है, ये इसका सेंटर है, अगर मैं इसे काटूं तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट है या स्टेम है। तो पहली जो हमारे पास टाइप है ट्रॉपिक मूवमेंट की वो है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट या टर्न, ठीक है। अच्छा, फोटोट्रॉपिज्म वो मूवमेंट है, वो डायरेक्शनल मूवमेंट है कि जिसके अंदर स्टिमुलस लाइट होगा। अगर आप प्लांट को एक डार्क रूम के अंदर रख दें, ये हमारे पास एक डार्क रूम है, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक प्लांट रख दिया। अब इस डार्क रूम के अंदर मैं लाइट को खोल दूं यहां से, ठीक है, ये मैं सन बना रहा हूं, और यहां से मैंने विंडो बना दी, ठीक है, ये विंडो है, तो यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट एक डायरेक्शन से आ रही है, बाकी हर जगह क्या है, बाकी हर जगह अंधेरा है। तो होगा क्या, ये जो स्टेम आपको नजर आ रहा है ये बेंड हो जाएगा और ये मूव करना शुरू कर देगा किसकी तरफ, लाइट की तरफ। तो लाइट एक डायरेक्शन से आ रही थी और मूवमेंट जो है वो भी डायरेक्शनल हो रही है। तो पहली बात तो ये मूवमेंट जो है ये ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाती है। अब चूंकि स्टिमुलस लाइट है तो इसे हम कहेंगे फोटोट्रॉपिक। सवाल ये है कि क्या ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है या नेगेटिव। तो चूंकि मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स द स्टिमुलस तो ये है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर ये लाइट इस तरफ से आ रही थी और मूवमेंट इस डायरेक्शन में होती तो हम कहते हैं इसे कि ये नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है या नेगेटिव ट्रॉपिज्म है। तो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट जाएगा तो कहलाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और अगर अवे जाएगा तो कहलाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट के जो 2 पार्ट्स हैं, एक रूट है
और एक शूट है या स्टेम है, उनमें से कौन शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म? तो शूट जो है या स्टेम जो है वो ग्रो करता है टुवर्ड्स लाइट, तो स्टेम जो है वो शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और जो रूट है वो लाइट से अवे ग्रो करती है, तो जो रूट है वो शो करती है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसके अंदर भी ऑल्दो स्टिमुलस बाहर से आ रहा है, लेकिन वो स्टिमुलस अंदर जाकर जो है वो एक चीज प्रोड्यूस करता है, वही हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी डिटेल में बात करूंगा जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फोटोट्रॉपिज्म के अंदर जो स्टिमुलस है वो लाइट है। नेक्स्ट हमारे पास जो मूवमेंट है वो कहलाती है जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब अर्थ है, ठीक है। अर्थ के अंदर से ग्रेविटी होती है जो कि प्लांट को नीचे की तरफ खींचती है। तो एक डायरेक्शन के अंदर से स्टिमुलस आ रहा है, डाउनवर्ड स्टिमुलस है। अब या तो ग्रोथ स्टिमुलस की तरफ होगी या ग्रोथ जो है वो स्टिमुलस से दूर होगी। तो प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो ग्रेविटी की तरफ जाता है? तो वो है रूट। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं हमारी प्लांट की रूट्स। और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? स्टेम, क्योंकि स्टेम जो है वो जमीन से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाता है, यानी ग्रेविटी से ऑपोजिट जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म के अंदर कोई केमिकल होता है जो स्टिमुलस के तौर पर बिहेव करता है। अब या तो मूवमेंट होगी केमिकल की तरफ तो हम कहेंगे पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, या मूवमेंट होगी इससे अवे तो हम कहेंगे नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। यहाँ पर बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है। आपको पता है कि प्लांट का लीफ फ्लावर के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दिस इज कॉल्ड कार्पेल, ठीक है। ये चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे। दिस इज नोन एज स्टिग्मा, दिस इज नोन एज स्टाइल। अच्छा, आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर था ये। दिस इज नोन एज स्टिग्मा, दिस इज नोन एज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। और ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं ओव्यूल, ठीक है। तो ये ओव्यूल है। अब होता क्या है कि ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे कहते हैं स्टेमन, और स्टेमन के अंदर ये ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर। एंथर के अंदर बहुत सारे बनते हैं पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन मूव करके आता है यहाँ पे, ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन, और उसके बाद बनना शुरू होती है एक अदर ट्यूब जिसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। तो ये पॉलन ट्यूब खुद ब खुद नहीं बनती, बेसिकली ये जो ओव्यूल है ये एक केमिकल रिलीज कर रहा होता है, और उस केमिकल को डिटेक्ट करते हुए ये ग्रोथ होती है। तो ये जो मूवमेंट है ये किसी केमिकल की वजह से हो रही है, तो ये एग्जाम्पल है कीमोट्रॉपिज्म की। और चूंकि ये केमिकल की तरफ हो रही है तो ये किसकी एग्जाम्पल हुई? ये हुई पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल क्या है? आपने प्लांट्स की लाइफ साइकिल पढ़ी है, तो आपने पढ़ा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक जाता है पानी में स्विम करके, जैसे कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें भी, और जो ट्रैकियोफाइट्स हैं उनके अंदर भी, जो फर्न तक के प्लांट हैं उन तमाम प्लांट्स की जो फर्टिलाइजेशन है वो पानी पर डिपेंडेंट होती है। तो अब ये है हमारे पास मेल गैमेट, ठीक है। ये स्पर्म है, ये मेल गैमेट है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में बैठा हुआ है फीमेल गैमेट, ठीक है। ये कार्पेल नहीं है बल्कि ये जो है ये आर्किगोनियम कहलाता है। तो ये फीमेल गैमेट बैठा हुआ है। इसको कैसे पता कि मुझे घूम के कहाँ जाना है? देखिए यहाँ तो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ तो इसको नहीं पता ना, ये तो पानी के अंदर है और ये थोड़ा सा दूर है, तो इसको कैसे पता कि इसने कहाँ जाना है? बेसिकली यहाँ के जो सेल्स होते हैं इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, ये मुसलसल एक केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं और उस केमिकल के रिसेप्टर लगे होते हैं इस स्पर्म के ऊपर। तो ये स्पर्म जो है ये मुसलसल इन केमिकल्स को डिटेक्ट करते करते पहुंचता है। तो अगेन मूवमेंट हो रही है किस चीज़ की वजह से? केमिकल की वजह से। तो ये कीमोट्रॉपिज्म है, और चूंकि केमिकल की तरफ हो रही है तो ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब पानी है, तो वो मूवमेंट के जिसके अंदर स्टिमुलस वाटर होगा वो मूवमेंट कहलाएगी हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो पानी कहाँ होता है? यूजुअली जमीन के अंदर। तो वो कौन सा पार्ट है जो जमीन के तरफ ग्रो करता है? तो वो रूट्स हैं। तो रूट्स जो हैं दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक है। रूट्स पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं, यानी वो पानी की तरफ ग्रो करती हैं। इवन अगर रूट्स की मैं बात करूं तो ये हमारे पास ज़मीन है, ठीक है, ये रूट्स है अंदर। अगर पानी इस तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहाँ वाली रूट्स ग्रो नहीं करेंगी बल्कि रूट्स इस तरफ ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। तो अगेन दिस साइड जो है इट इज़ शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और जो स्टेम है हमारा वो चूंकि अवे जाता है पानी से, वो ज़मीन से दूर जाता है, तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है। नाउ दिस वन इज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच। वो मूवमेंट के जिसके अंदर जो स्टिमुलस है वो टच है, तो वो कहलाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। तो एग्जाम्पल क्या दिए इन्होंने भाई? जो अगेन ट्विनर्स और क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो बेलें होती हैं, जब वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ टच होती है, मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई लकड़ी लगाते हैं, ठीक है, तो ये बेल ग्रो करती हुई आ रही है, जैसे ये इसे टच करती है ये इसके अराउंड जो है वो घूमना शुरू हो जाती है, ठीक है, ये इसके अराउंड घूमना शुरू हो जाती है।
और ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर ओके तो अजान हो गई थी। हाँ, मैं बता रहा था कि जब ये इसके साथ किसी भी डंडे के साथ या किसी भी सपोर्ट के साथ ये टच में आता है तो ये इसके अराउंड जो है ये कर्ल होना शुरू हो जाता है। ये अगेन उसी वजह से होता है कि एक तरफ की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है और दूसरी तरफ की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अब की बार जो स्टिमुलस है वो बाहर से भी आ रहा है। वो स्टिमुलस क्या है? वो स्टिमुलस टच है। इसमें बिना टच के नहीं होगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बिना टच के भी जिगजैग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसके अंदर ये काम बिना टच के नहीं होगा। ये सीधा चलता जाएगा, लेकिन जब ये किसी चीज़ के साथ इन कॉन्टैक्ट आएगा तो ये उसके अराउंड कर्ल होना या ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मूवमेंट जो है जिसके अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है किसी डायरेक्शन से और मूवमेंट उसकी डायरेक्शन के अंदर हो रही है, तो ये कहलाता है थिग्मोट्रोपिज्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ मूवमेंट जिसमें स्टिमुलस आएगा बाहर से ही, लेकिन अब की बार उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। और जो मूवमेंट होती है, एक तो डिफ्यूज स्टिमुलस होगा और डायरेक्शन भी जो मूवमेंट है वो भी नॉन डायरेक्शनल होगी, यानी आपको नजर आएगा कि जो प्लांट का पार्ट है वो किसी एक डायरेक्शन के अंदर नहीं जा रहा। अच्छा, ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये यूजुअली लीव्स और पेटल्स के अंदर होती हैं। पिछली जो मूवमेंट हमने पढ़ी थी वो रेडियली सिमेट्रिकल पार्ट्स के अंदर हो रही थी जिसमें रूट और स्टेम आ रहा था। ये बेसिकली फ्लैट पार्ट्स के अंदर हो रही है जिसमें लीव्स और पेटल्स हैं। अच्छा, अब इसके अंदर भी डिफरेंट स्टिमुलस हैं। अगर लाइट की वजह से मूवमेंट हो रही है तो ये कहलाएगा फोटोनास्टिक मूवमेंट या फोटोनास्टिक। देखिए, पहले क्या हो रहा था, फोटोट्रॉपिज्म के अंदर क्या था, किसी एक जगह से लाइट आ रही थी और मूवमेंट या तो उसकी तरफ हो रही थी या अवे। अब यहाँ फोटोनास्टिक के अंदर ऐसा नहीं होता। फोटोनास्टिक के अंदर लाइट हर जगह है। अब उस लाइट की वजह से मूवमेंट हो रही है और मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर जो हैं वो दिन के वक्त खुलते हैं और रात के वक्त बंद हो जाते हैं। अब ये किसी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रही। जो फूल है वो खिल रहा है या खुल रहा है दिन में और रात में बंद हो जाता है। और इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक लाइट की इंटेंसिटी से है, क्योंकि दिन के वक्त लाइट की इंटेंसिटी होती है, रात के वक्त नहीं होती। सिमिलरली कुछ ऐसे हैं कि जो रात के वक्त खुलते हैं और दिन के वक्त जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट की टाइप है, इसके अंदर लाइट स्टिमुलस है, बाहर से आ रहा है, तो ये पैराटोनिक मूवमेंट है। लेकिन मूवमेंट किसी डायरेक्शन में नहीं हो रही, तो इसे हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं और ये फोटोनास्टिक की एग्जाम्पल है। मैं दिखाता हूँ ये जो फ्लावर्स हैं, ऑक्सैलिस के फ्लावर कैसे नजर आते हैं, पोर्टुलेका के फ्लावर कैसे नजर आते हैं और निकोटिया के। तो ये फ्लावर्स हैं ऑक्सैलिस के और ये दिन में आपको खुले हुए नजर आएंगे और रात के वक्त चूंकि लाइट नहीं होती तो ये बंद हो जाते हैं। अब ये मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन के अंदर नहीं हो रही, तो ये नास्टिक मूवमेंट कहलाती है। ये पोर्टुलेका के फ्लावर्स हैं, ये भी दिन के वक्त खुले रहते हैं, रात के वक्त ये बंद हो जाते हैं। एंड देन ये निकोटिया के फ्लावर्स हैं, ये रात के वक्त खुलते हैं और ये दिन के वक्त बंद हो जाते हैं। तो ये मूवमेंट के जो नॉन डायरेक्शनल है, डिफ्यूज स्टिमुलस की वजह से हो रही है, ये कहलाती है नास्टिक मूवमेंट और इसमें लाइट की वजह से जो होगी वो कहलाएगी फोटोनास्टिक। ओके, इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप की जो मूवमेंट है वो है थर्मोनास्टिक। साफ नजर आ रहा है कि इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो स्टिमुलस होगा, तो ये हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट होती है। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, ये डांसिंग प्लांट भी कहलाता है। इसके जो लीव्स हैं वो मुसलसल मूव करते रहते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक दूंगा, वो वीडियो आपने देखनी है जो कि इस टेलीग्राफ प्लांट की है। इसके बाद हमारे पास एक और तरह की मूवमेंट है जिसे हम कहते हैं सीज़मोनास्टिक। अब ये जो सीज़मोनास्टिक है ये एक खास तरह का प्लांट है जिसका नाम है माइमोसा पुडिका, जिसे टच मी नॉट भी कहते हैं। जैसे ही इसको टच किया जाता है या इसके अराउंड वाइब्रेशन होती है तो इसके लीव्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं और ये बंद हो जाता है। तो ये मूवमेंट क्यों होती है? कह तो हम रहे हैं कि टच की वजह से है, तो स्टिमुलस बाहर से आ रहा है, लेकिन जैसे ही स्टिमुलस मिलता है इसे, इसके जितने भी लीव्स हैं उसमें से पानी निकल जाता है। जब पानी निकल जाता है तो टर्जिडिटी खत्म हो जाती है और जैसी टर्जिडिटी खत्म हो जाती है वो कोलैप्स हो जाते हैं लीव्स, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो लीफलेट है वो कोलैप्स हो जाता है। तो ये मूवमेंट जिसके अंदर जो स्टिमुलस है वो टच है, लेकिन अब की बार मूवमेंट किसी डायरेक्शन में नहीं हो रही। अच्छा, इवन टच की भी जरूरत नहीं होती, वाइब्रेशन जो है इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही आप इसके अराउंड जोर से चीखेंगे या बोलेंगे तो इसके लीव्स जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं। इसकी भी मैं एक वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिसमें ये मूवमेंट होती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है निक्टिनास्टिक। निक्टिनास्टिक का मतलब है स्लीप मूवमेंट। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल बीन प्लांट है या और जो मेंबर्स हैं लेग्यूम फैमिली के, जो कि फेबेसी की फैमिली है, तो इनमें हम देखते हैं कि जो दिन का वक्त होता है उसमें जो लीव्स हैं वो इरेक्ट नजर आते हैं हमें, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से होते हैं, और रात के वक्त जो लीव्स हैं वो इस पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा होता है, दिन के वक्त इस पोजीशन में रहेंगे, रात के वक्त इस पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये स्लीप मूवमेंट कहलाती है, यानी इन्हें पता है कि रात का वक्त हो गया और अब सो जाना है। तो इसके अंदर जो स्टिमुलस है वो भी सनलाइट ही होगी,
क्योंकि दिन के वक्त लाइट होती है तो उसकी प्रेजेंस में जो लीव्स हैं वो टर्जिड रहते हैं और रात के वक्त जो है वो ये हो जाते हैं फ्लैसिड हो जाते हैं। तो ये स्लीप मूवमेंट जो है ये कहलाती है निक्टेनास्टिक मूवमेंट। ये बहुत सारे प्लांट्स के अंदर देखी जाती है। अगेन टर्गर प्रेशर है लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलस है और मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो रही, यानी ये जो लीफ है ये किसी एक तरफ नहीं जा रहा बल्कि वहीं अटैच है और बस उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये कहलाती है निक्टेनास्टिक। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज कॉल्ड हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट जो है अगेन इसका जो स्टिमुलस है वो टच होता है। अच्छा, अब इसके अंदर होता ये है कि ये हमारे पास देखी जाती है इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर। आपने फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़े होंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन कम है, तो वो इंसेक्ट्स का शिकार करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो आपने वीनस फ्लाई ट्रैप का नाम सुना होगा, जो जिसके 2 पीसेस होते हैं और बीच में आकर कोई इंसेक्ट बैठता है तो जैसे आप हाथ की उंगलियों को बंद करते हैं एक दूसरे के अंदर, बिल्कुल उसी तरह वो बंद हो जाता है। इसकी भी मैं एक वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ये इंसेक्ट आकर बैठता है उस प्लांट के ऊपर, ये अगर मैं दिखाऊं उसके पीसेस, ये 2 पीसेस हैं और यहाँ पे लगे होते हैं कुछ कांटेनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी कांटे हैं। तो जैसे ही इंसेक्ट आके यहाँ बैठेगा ये कांटे एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और ये प्लांट बंद हो जाता है। तो अब देखिए मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन के अंदर नहीं हो रही, खुलना और बंद होना कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होती, तो ये कहलाती है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। तो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट भी टच की वजह से हो रही है और जो पीछे हम पढ़कर आए थे थिग्मोट्रॉपिज्म, ये भी टच की वजह से हो रहा था। इसके दरमियान फर्क दिया हुआ है कि जो थिग्मोट्रॉपिज्म है इसमें प्लांट मूव करके जाता है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, जबकि हेप्टोनास्टी के अंदर ऑब्जेक्ट मूव करके आता है प्लांट की तरफ। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। तो ये है हमारे पास मूवमेंट। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको पढ़ाने की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, पढ़नी भी नहीं चाहिए क्योंकि खुद पढ़कर जो है वो समझ आ सकता है। ये एक छोटी सी बात है जो हमने डिस्कस करनी है कि प्लांट की मूवमेंट के अंदर ग्रोथ सब्सटेंसेस का यानी हार्मोन्स का क्या रोल होता है। तो पहली बात तो प्लांट सेसाइल ऑर्गेनिज्म है, यानी एक जगह पर रहते हैं, लोकोमोट नहीं करते, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब ये जो हमारे पास कुछ हार्मोन्स है जिन्हें फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, गिबरेलिन है और एब्सिसिक एसिड है। इसके अलावा एक और भी है, उसका नाम इथीन है। लेकिन ये 4 जो है ये मूवमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ग्रोथ और कर्वेचर मूवमेंट जो होती है, या जो लाइट की वजह से जो कर्वेचर आ रहा है, ये स्टेम सीधा जा रहा था, आपने यहाँ से लाइट देना शुरू की तो ये कर्व हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, इसके इस साइड पे ग्रोथ का रेट हो गया है ज़्यादा और इस साइड पे ग्रोथ का रेट हो गया है कम। तो बेसिकली ये क्यों होता है, क्योंकि इस साइड ऑक्सिन जो है, ये जो हार्मोन है ऑक्सिन, ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और इस साइड ये कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऑल्दो आपको नजर आ रहा है कि स्टिमुलस बाहर से आ रहा है, सनलाइट है, लेकिन अंदर से भी कुछ काम हो रहा है और वो ये है कि हार्मोन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है। बिल्कुल इसी तरीके से ऑक्सिन जो है ये जियोट्रॉपिज्म भी करवाता है। एक तो ये फोटोट्रॉपिज्म करवा रहा है, एक ये हमारे पास जियोट्रॉपिज्म करवाता है। क्यों, कैसे होगा जियोट्रॉपिज्म? तो ये हमारे पास जमीन है, ये हमारे पास 2 पार्ट हैं, एक स्टेम है और ये रूट है, ठीक है। अब ये समझ लें प्लांट के 2 साइड है, जिस तरह ये 2 साइड थे, तो जिस तरफ ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा उस तरफ का पार्ट जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। तो स्टेम में ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है तो ये दूर चला जाता है ज़मीन से, और रूट के अंदर कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है तो ये ज़मीन के अंदर ही जाता रहता है। तो ये अगेन जियोट्रॉपिज्म जो है ये भी होता है किसकी वजह से, ये भी ऑक्सीजन की वजह से होता है। थर्ड, आपने एपिनास्टी और हाइपोनास्टी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि अगर लीफ है, इसकी ये 2 सरफेसेस हैं, एक अपर सरफेस है और एक ही नीचे वाली लोअर सरफेस है। अगर अपर सरफेस की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये नीचे की तरफ कर्ल हो जाएगा, अगर लोअर सरफेस की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये ऊपर की तरफ कर्ल हो जाएगा। तो ये जो एपिनास्टी है यानी ऊपर की ग्रोथ ज़्यादा करवाना, ये काम होता है ऑक्सिन का, और ये जो हाइपोनास्टी है यानी नीचे वाली सरफेस की ग्रोथ ज़्यादा करवाना, ये गिबरेलिन का फंक्शन होता है। जब तक ये दोनों बराबर रहेंगे तब तक जो है वो एक ही स्ट्रेट ग्रोथ होती रहेगी, और जैसे ही इनका जो वो है बैलेंस है वो आउट होगा तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो अपनी ग्रोथ करवाएगा। तो ये कुछ प्लांट के ग्रोथ सब्सटेंसेस का रोल होता है प्लांट की मूवमेंट के अंदर।